हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 में हुआ था। यह है आपका पेपर फर्स्ट और इस पेपर की हम मैथ्स इसमें सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यूटेट की तैयारी करने वाले दो प्रकार के छात्र होते हैं। एक होते हैं आपके साइंस बैकग्राउंड वाले और एक आपके होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड वाले। ठीक है, साइंस में एक होते हैं आपके मैथ्स वाले और एक आपके होते हैं बायो वाले। ठीक है, इसके साथ साथ आर्ट्स में तो मैथ्स का दूर दूर तक कहीं भी नाम नहीं होता, इसलिए मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन इस तरीके से समझाऊंगा कि आर्ट्स वालों को भी समझ में आएगा और मैथ्स वालों को भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी उस क्वेश्चन की आपको बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 4/9, 10/21 और 20/63 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जब भी आपको भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाता है तो एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ ऑफ, इसमें से जितने भी अंश हैं 1 2 3, एचसीएफ ऑफ अंशों का जो एचसीएफ होगा उसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, 10, 4, 10 और 20 का एचसीएफ अपॉन में एलसीएम ऑफ 9, 21 और 63। अंशों का हम निकालेंगे एचसीएफ और हरों का हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इनके फैक्टर करूँ तो 4 के फैक्टर होंगे 2 दूना 4, 10 के फैक्टर होंगे आपके 2 पंजे 10 और 20 के फैक्टर आपके होंगे 2 दूना 4 पंजे 20। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2, और ऐसा फैक्टर जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या है 2, अपॉन में इनका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो 9 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 3, 21 के फैक्टर होते हैं 3 सता 21 और 63 के फैक्टर होते हैं 3 तिया 9 सता 63। यहाँ से कॉमन आएगा सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है। उसके बाद एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो दो संख्याओं का फैक्टर जो कॉमन होगा उसका भी हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 का पेयर बनेगा तो एलसीएम बराबर आएगा, एलसीएम बराबर ये वाला 3 इंटू ये वाला 3 इंटू ये 7। ठीक है, जो पेयर बनाए हैं उनको हम केवल एक बार लिखेंगे। तो 3 तिया 9 सता 63, तो 2/63 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है एलसीएम तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो अंश होते हैं एलसीएम ऑफ अंश। ठीक है, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ उसके लिए हम निकालते हैं एचसीएफ ऑफ हर। ठीक है, तो इसको भी आपको साथ साथ में याद रखना है। और अगर आपको इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको अगर थोड़ा बहुत चीज़ें पता है तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अगर आपको इनका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कौन सा नंबर होता है, वह छोटे से छोटा नंबर जिससे इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए, पूरी तरीके से भाग चला जाए। तो वो नंबर कौन सा है 2, यहाँ से आप इसको चूज करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा 2, और एलसीएम कौन सा नंबर होता है, वह छोटा सा छोटा नंबर जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, तो वो नंबर क्या होगा 63, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक एक करके क्रमशः 20% तथा फिर 15% की छूट देने के बजाय एक साथ छूट दें तो कितनी छूट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहला तरीका इसका है प्रभावी छूट या इफेक्टिव डिस्काउंट। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका a+b माइनस a इंटू बी अपॉन 100। यहाँ पे a बराबर आपका है 20%, b बराबर आपका है 15%। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए a बराबर 20, b बराबर आपका है 15 माइनस 20 गुणा 15/100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 से कटेगा 3 बार, तो 20 और 15 कितना होगा 35, और 35 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो 32% की छूट यहाँ पे मिलेगी। जो एकल छूट होगी वो कितने की होगी 32% की, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर होगा। ये था इसका पहला तरीका, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिस्काउंट। दूसरा तरीका इसका है, यहाँ पे आप ले लीजिए एमपी यानी अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस, और यहाँ पे आप ले लीजिए सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। मान लीजिए वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपये था, और इस पे 20% की अगर डिस्काउंट दिया गया, 20% का अगर डिस्काउंट दिया गया, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 80 रुपये। फिर से वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपये था, डिस्काउंट इस बार दिया 15 का, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100 में से 15 गया 85। अब ये दोनों अगर रेशियो में हैं तो ये कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटेगा ये 5 बार, और 2 से कटेगा ये 4 बार। यहाँ पे ये कटेगा आपका, 5 से कटेगा ये 20 बार, 5 से ये कटेगा 5 एकम 5, 5 सता 35। तो यहाँ पे जो आपका इनका जो रेशियो बचा है 5:4, और नीचे आपका है 20:17। ये आपका है एमपी और ये आपका है एसपी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं इंटू करूँ तो 20 पंजे 100, और यहाँ पे अगर मैं इंटू करूँ तो 17 चौको 68। तो ये आपका आ गया है अंकित मूल्य, ये आपका आ गया है विक्रय मूल्य। तो छूट कितने की मिली है, 32 की। भाई इन दोनों का अंतर कितने का है, 32 का। छूट कितने की मिली, 32 की। और छूट हमेशा किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर। तो अपॉन में आएगा 100, और परसेंट निकालने के लिए इंटू कर देंगे 100 से। 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया है, 32%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि ए बी सी का माध्य m है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, तीन संख्याओं का माध्य, माध्य बराबर, पहले फॉर्मूला लिखिए, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग क्या होगा, आपका योग है आपका a प्लस बी प्लस सी, आंकड़े यही हैं a b और c, इनका योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, a b c कितने हैं, 3, और इनका माध्य आपका है कितना, m। माध्य बराबर आपको दे रखा है m। तो यहाँ से अगर मैं a b c की वैल्यू निकालूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका होगा 3 गुणा m यानी 3m, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइड में था, जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे अगर ये यहाँ जाएगा तो इनटू में चला जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 3m। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद करना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3m। यहाँ से आप देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3m का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 को, तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा आपका ए बी प्लस यहाँ बचेगा बी सी प्लस यहाँ बचेगा आपका सी ए, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी भी है, सी का स्क्वायर भी है। तो 3 3 9 m का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इसकी वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 0। तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ, 2 इंटू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसने पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनका योग बटे आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 अपॉन में 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आपकी आई है 9m स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे 9m स्क्वायर अपॉन में 3, 3 से कटेगा 3 बार यानी 3m का
स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो उनमें अनुपात 3:5 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? दो संख्याएं हैं, एक संख्या, इनका जो अनुपात है 1:2 है। अनुपात को हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, या तो x ले लीजिए या फिर a ले लीजिए, ठीक है। तो 3x/2x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x रखते हैं तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या? 1:2। तो जो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? x/2x। और दूसरी चीज, अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 1:2 दे रखा है तो इसको हम लिखते हैं 1/2। तो इसको हम लिखेंगे x/2x। अब ये क्या करता है? दोनों में 7 जोड़ देता है। इसमें भी 7 ऐड किया और इसमें भी 7 ऐड कर दिया है, और जो इनका नया अनुपात होता है वो 3/5 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इंटू करते हैं यहाँ पे, इसका इंटू करते हैं यहाँ पे। तो 5 गुणा करेंगे x+7 बराबर 3 से गुणा करेंगे 2x+7 को। तो 5 से पहले x को, तो 5 गुणा x यानी 5x, प्लस 5 से अगर मैं 7 को इंटू करूँ तो 5 गुणा 7 यानी 35 बराबर 3 से पहले 2x को, फिर 3 से ही 7 को। तो 3 दूना 6x प्लस 3 सत्ता 21। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो चर संख्याएं हैं यानी जिनका मान बदलता रहता है, यानी ABCD जो है उनको एक साइड करते हैं और जो नंबर्स हैं उनको एक साइड करते हैं। तो 21 को लेके जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि 35 बड़ा है, और इसको लेके जाएंगे वहाँ पे। तो 35 यहाँ पे पहले से था, अगर 21 इधर प्लस का है, अगर साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 21 बराबर में यहाँ पे 6x पहले से है, और ये 5x यहाँ पे प्लस का है, और यहाँ जाएगा तो -5x। तो यहाँ पे आपका बचेगा 14 बराबर आपका बचेगा यहाँ पे x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 14। तो पहली संख्या कितनी है? सॉरी, जो पहली संख्या है वो कितनी है? 14। और दूसरी कितनी है? 2 गुणा x, यानी 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 14। तो 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। बीस वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी CP है, वो बराबर आपका है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। x वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी SP, सेलिंग प्राइस। यहाँ से अगर मैं CP और SP का रेशो निकालूं तो CP SP यहाँ पे इंटू में है और यहाँ पे CP इंटू में है। अगर मैं SP को यहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ जाएगा अपॉन में, बराबर में है आपका x। यहाँ से अगर मैं 20 उधर लेके जाऊँ तो अपॉन में जाएगा 20। इसका मतलब CP कितना है? x, और SP कितना है? 20, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, अगर मैं लाभ निकालूं, लाभ यानी प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP माइनस CP, क्योंकि यहाँ पे लाभ परसेंट दिया गया है। तो लाभ क्या होगा? SP कितना है? 20, और CP कितना है? x। तो लाभ इतना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, लाभ परसेंट का जो फॉर्मूला है, लाभ परसेंट बराबर आपका होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी CP इंटू कर देंगे 100 प्रॉफिट अपॉन CP, ठीक है। इसको प्रॉफिट अपॉन CP भी हम लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना है? 20 माइनस x का, अपॉन में क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका है x रुपये, इंटू 100, और लाभ प्रतिशत कितना है? 25%, तो यहाँ पे आएगा 25। अब यहाँ से आप देखिए, इस 100 को अगर मैं वहाँ लेके जाऊँ तो 25 बटे 100 बराबर में है आपका 20 माइनस x बटे x, ठीक है। 25 से कम 25, और 25 चौको 100। x का इंटू करेंगे यहाँ पे और 4 का इंटू करेंगे यहाँ पे। तो x गुणा 1 बराबर क्या होगा? x गुणा 1 बराबर होगा x,
बराबर में होगा 4 × 20 - x। तो x बराबर 4 × 20 यानी 80 माइनस 4 × x बराबर 4x। अब यहाँ से अगर मैं x को वहाँ लेके जाऊँ तो x यहाँ पे माइनस का है, यहाँ जाएगा तो प्लस का 4x बराबर 80। तो 4 और 1 5x बराबर 80। तो x बराबर आपका होगा 80/5, 5 से कटेगा 20 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 20, सॉरी 5 से कटेगा 16 बार। यहाँ पे आप ध्यान से देखना 16 पंजे 80, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका इसका आप देखिए, सीपी और एसपी का रेशियो हमने कितना निकाला था। सीपी और एसपी का जो रेशियो आया था x/20 यहाँ पे आया था, और प्रॉफिट जो परसेंट है वो कितना है 25%। ठीक है, अगर मैं 25% की यहाँ पे फ्रैक्शन निकालूँ तो 25% का मतलब अपॉन में 100, 25 एकम 25 और 25 चौको 100 यानी 1/4। और जो ये बेस होता है यानी जो हर में है ये हमेशा क्या होता है सीपी, और यहाँ पे ये 25% प्रॉफिट था तो यहाँ पे 4/1 का इसको प्रॉफिट हुआ है। अगर यहाँ से मैं एसपी निकालूं तो एसपी बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी सीपी कितना है 4 का और प्रॉफिट कितने का है 1 रुपये का, तो कितना हो गया 5। तो यहाँ पे जो एसपी है वो कितना है 5 और यहाँ पे जो एसपी है वो कितना है 20। इसका मतलब इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो 5 की वैल्यू आपकी है 20, 1 की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 20/5 यानी 4। तो 1 की वैल्यू आ गई है 4 और सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है 4, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 4 × 4 यानी 16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि बिंदु ए से बी तक जाने में आपकी कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा बी से ए तक वापस आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आपकी कार की औसत चाल क्या होगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। औसत चाल बराबर 2 × x × y बटे x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे x और y क्या है स्पीड 1 और स्पीड 2। तो यहाँ पे x का मान कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर हावर, और y का मान कितना है 40 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे आप रखिए 2 × x का मान कितना है 60 × y का मान कितना है 40 बटे 60 + 40। तो यहाँ पे होगा 2 × 60 × 40 बटे में आपका आएगा 60 और 40 100। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया। तो 6 दूना 12 और 12 चौको 48 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में नाव को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खींचता है तथा बहाव के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नदी के बहाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर पानी यानी धारा की जो चाल है वो इस दिशा में है और नाव भी अगर इसी दिशा में जा रही है तो यहाँ पे स्पीड हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। ये नाव है, ये यहाँ पे इसकी नाव है और इसकी दिशा भी क्या है सेम है। दूसरी ओर अगर धारा की दिशा इधर है और नाव इसके ठीक विपरीत दिशा में जा रही है, ये नाव है ये विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे धारा की दिशा को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए माना जो धारा की चाल है, माना नाव की चाल x किलोमीटर पर हावर तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, राइटिंग पे आप ज़्यादा ध्यान मत देना, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में अगर धारा की दिशा में, यहाँ पे लिखिए धारा की दिशा में, अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है इस दिशा में, ठीक है, तो नाव की चाल और धारा की चाल ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो चालों का जो योग होगा x + y, जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड x + y
नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर कितनी है, धारा बहाव की दिशा में कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8, और रिलेटिव स्पीड किस में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, बहाव के विपरीत यानी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जब नाव जाएगी विपरीत, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई बराबर कितनी है, 6। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी हो गई है दूसरी इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, पहली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पे y में से y जाएगा 0 और x प्लस x कितना होगा, 2x बराबर 8 और 6 14। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 14, ये इंटू में है उधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 से कटेगा ये 7 बार, तो x बराबर कितना है, 60 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो x किसकी वैल्यू है, नाव की चाल, ठीक है। इसने किसकी चाल पूछी है, बहाव यानी धारा की चाल। तो अगर x की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूँ, x प्लस वाई बराबर अगर 8 है, यहाँ पे अगर मैं 7 रख दूँ, 7 प्लस वाई बराबर होगा 8, तो y बराबर आपका होगा 8, 7 यहाँ पे प्लस क्या है, यहाँ जाएगा तो माइनस का बराबर 1 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 45 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है, कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 9:10 हो जाए। टोटल जो मिश्रण है वो कितना है, 45 लीटर। अब इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2। अगर मैं रेशियो का सम निकालूं तो 3 और 2 5, टोटल कितना है 5, और इस टोटल की वैल्यू कितनी है 45। एक की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 45 अपॉन में जाएगा 5, 5 नम्मा 45, तो एक की वैल्यू अगर 9 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 9 3 27, और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 9 दूना 18। इसका मतलब 27 लीटर इसमें दूध है और 18 लीटर इसमें पानी है। अब ये आगे बोलता है कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 9:10 हो जाए। अब यहाँ पे अनुपात को हम लिख सकते हैं 27/18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27/18, ठीक है। मान लीजिए उसने x लीटर पानी मिलाया, ये क्या था, मिल्क था, ये क्या था, पानी, तो इसमें उसने x लीटर पानी और मिला दिया, और इनका जो नया रेशियो है वो कितना हो जाता है, 9/10, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ से देखिए, अगर मैं 9 से 27 को भाग करूँ कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पे मुझे 3 से इंटू करना पड़ेगा, 10 3 30, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 30, और 30 में से 18 गया तो 12, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा, अगर आपको यहाँ से बेसिक से करना है, अगर आपको यहाँ से बेसिक से करना है तो यहाँ पे आप करिए, इसका इंटू करेंगे यहाँ पे और इसका इंटू करेंगे यहाँ पे, तो 2 गुणा 27, इसका इंटू यहाँ पे ऊपर और इसका इंटू यहाँ पे, तो 10 गुणा 27 बराबर कितना होगा, 270 बराबर 9 गुणा 18 धन x, तो 270 बराबर 18 नंबर कितना होगा, 162 प्लस 9x। अब इसको यहाँ लेके आइए, 270 माइनस 162 बराबर 9x। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 8, यहाँ पे आपका बचेगा 0 और यहाँ पे आपका बचेगा 1। 108 बराबर 9x, और 9 से अगर मैं इसको काटूं तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 12 लीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र से 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र से 12 गुना उम्रदराज था, दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। यहाँ पे मान लीजिए इनकी जो वर्तमान एज है, जो करंट एज है वो है, यहाँ पे है पुत्र की और यहाँ पे इसकी है पिता की, ठीक है। ये वर्तमान एज है, तो वर्तमान एज पुत्र की मान लीजिए x वर्ष और पिता क्या है, पुत्र से 2 गुना है, तो पिता की क्या होगी 2x, है ना। अब 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व की आयु, 20 वर्ष पूर्व, भाई इसमें से अगर मैं 20 साल माइनस कर दूं तो ये 20 साल पहले की इसकी आयु आ जाएगी, और यहाँ पे इसके पिता की आयु में से भी 20 साल मुझे माइनस करने पड़ेंगे। अब ये दोनों जो आयु हैं ये इनकी 20 वर्ष पूर्व की आयु है, ठीक है। 20 वर्ष पूर्व
अपने पुत्र से 12 गुना उम्रदराज था। अब 20 वर्ष पहले क्या था, ये अपने पुत्र की आयु का 12 गुना था। ठीक है, अगर मैं इसको 12 से इंटू कर दूं तो इनकी आयु बराबर हो जाएगी। तो 12 गुणा एक्स यानी 12x माइनस 12 दूनी 24 यानी 240 बराबर यहाँ पे आपका है 2x माइनस 20। यहाँ से 12x बड़ा है तो इसको लेके जाएंगे यहाँ पे 12x, 2x अगर यहाँ आएगा तो माइनस का 2x बराबर यहाँ पे माइनस का 20 है, और यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ लेके जाऊँ, इसका अगर मैं पक्षांतर करूँ तो यहाँ जाएगा तो प्लस का 240। यहाँ बचेगा आपका 10x, 12 में से 2 गया 10x बराबर 240 में से ऋण 20 गया तो कितना बचेगा 220। यहाँ से अगर मैं x बराबर निकालूं तो 220/10 यानी 1 0 से 1 0 कट गया तो x की वैल्यू कितनी है 22, यानी उसके पुत्र की आयु कितनी है 22 वर्ष। तो उसके पिता की आयु क्या होगी, उसका पिता 2 गुना बड़ा है यानी 22 दूना 44, 2 गुणा 22 यानी 44। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 8% वार्षिक की दर से 10,000 का 9 माह का ब्याज क्या होगा। यहाँ पे आपको साधारण ब्याज इसका निकालना है। ब्याज हम पूरे 1 साल के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल यानी मूलधन है, मूलधन प्रिंसिपल बराबर कितना है 10,000 रुपये। दर यानी रेट कितनी है 8% की, और टाइम कितना है, टाइम यानी समय कितना है 9 माह। अगर मैं 9 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करूं तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 12 से, 9/12 ईयर, तो टाइम कितना है 9/12 साल। अगर मैं यहाँ से साधारण ब्याज यानी एसआई निकालूं तो एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। पी कितना है 10,000 गुणा आर कितना है 8% गुणा टाइम कितना है 9/12 अपॉन में आएगा आपका 100। आगे इसको सॉल्व कीजिए। 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 4 से ही कटेगा 2 बार, और 2 जीरो से 2 जीरो इसके यहाँ पे कट गए। तो आपका कितना आया है 2 तिया 6 और 6 गुणा 100 यानी 600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, पेन भी लगाने की इस पर आवश्यकता नहीं थी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यदि x 3x² माइनस 6x प्लस ए व्यंजक x माइनस 2 से विभाजित हो जाता है तो a की वैल्यू क्या होगी। आपको इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 6x प्लस ए बराबर 0। ठीक है, दूसरा ये कहता है ये x माइनस 2 से विभाजित हो जाता है। अगर x माइनस 2 से विभाजित होता है इसका मतलब x माइनस 2 बराबर होगा 0 के, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 जाएगा उधर तो प्लस का 2, x बराबर कितना आएगा 2, तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 6x प्लस ए बराबर 0। 3 गुणा x की वैल्यू 2 यानी 2 की पावर 2 माइनस 6 गुणा x की वैल्यू 2 प्लस ए बराबर 0। तो 3 गुणा 2 दूनी 4 माइनस 6 दूनी 12 प्लस ए, तो 12 यहाँ पे है और 4 तियाँ 12 यहाँ पे भी है, तो 12 में से 12 गया 0, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसको सॉल्व करना। ठीक है, 3 अंकों की कैसी संख्या होनी चाहिए, 3 अंकों की, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, सारी जितने भी 3 अंकों की संख्याएं हैं जो कैसी हैं 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो अगर मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखूं तो 102 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित होती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 102, उसके बाद इसमें 6 ऐड करेंगे तो 108, फिर 6 ऐड करेंगे तो 114, ऐसे करके 6 ऐड करते करते आगे ये नंबर बढ़ते रहेंगे। और लास्ट जो नंबर होगा अगर मैं 999 को देखूं तो 6 से अगर मैं विभाजित करूं तो 6 एकम 6 3 9 6 छक्का 36, यहाँ पे बचेगा 3 9, फिर 6 छक्का 36, यहाँ पे 3 शेष इसका बचेगा। तो अगर मैं इस नंबर में से 3 हटा दूं तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 9 9 9 माइनस 3 बराबर होगा 996।
तो ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 996। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 और सबसे बड़ी संख्या 996। अगर हमें इनके बीच के नंबर्स निकालने हैं, तो आपको समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। 996 समांतर श्रेणी यानी एपी का आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनवां पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एनवां पद यानी जो लास्ट पद होता है, लास्ट कौन सा है, 996 बराबर पहला पद। ए का मतलब होता है प्रथम पद, इसको आप पहले लिख लीजिए। ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर का मतलब है इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 6 का। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 6 का। इनके बीच कितने का अंतर है, 6 का। तो इसको बोलते हैं सार्व अंतर। तो ए कितना है आपका, 102 प्लस एन हमें निकालना है, पदों की संख्या हमें निकालनी है, -1। और यहाँ पे डी यानी सार्व अंतर, ये कितना है, 6। तो 996 यहाँ पे अगर 102 प्लस का है, अगर यहाँ पे आएगा तो माइनस का 102 बराबर में बचेगा 6 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 6। इसमें से अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे आपका बचेगा 9 और यहाँ पे आपका बचेगा 8, बराबर आपका है n माइनस 1 इंटू 6। अब ये इंटू में है ब्रैकेट, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू। अगर मैं इस 6 को वहाँ लेके जाऊँ तो 894, यहाँ पे अगर गुणा में था, यहाँ जाएगा तो भाग में, बराबर n माइनस 1। तो 6 से कटेगा, 6 कम 6 2 9 यानी 6 चौको 24, और उसके बाद बचा आपका 5 4 यानी 6 नमा 54, 6 नमा 54। तो यहाँ पे आपका आ गया है 149 बराबर n माइनस 1। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूँ तो ये -1 जाएगा उधर, 149 प्लस में 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 150। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक कक्षा में 20 छात्र भौतिक विज्ञान, 17 छात्र गणित और 12 भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों में पढ़ते हैं। 10 छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये आपके हैं भौतिक विज्ञान और ये आपके हैं गणित के छात्र। ठीक है, भौतिक विज्ञान के जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं, 20। भौतिक विज्ञान के जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं, 20। और गणित के जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं, 17। और दोनों विषयों को जो पढ़ते हैं वो कितने हैं, 12। यहाँ पे आपके लिए लिखा है 12 भौतिक विज्ञान तथा गणित दोनों पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये वाला जो गोला है, इस गोले को आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो सर्कल है इसमें टोटल छात्र कितने हैं, 20। 20 में से 12 तो दोनों पढ़ते हैं, तो बाकी कितने बचे हैं, 8। इसका मतलब 8 केवल क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। इसमें टोटल अगर 17 हैं और 17 में से 12 अगर दोनों पढ़ते हैं, तो बाकी जो बचे 5 वो क्या पढ़ते हैं, केवल गणित पढ़ते हैं। ठीक है, तो टोटल छात्र कितने हो गए, 8 और 12 20, 20 और 5 25। तो 25 छात्र इन दोनों विषयों में टोटल हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ से 10 छात्र अन्य विषय को पढ़ते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 25 और 10 कितने हो गए हैं, 35। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस में आपका है फैक्टोरियल 100 तक। ठीक है, तो अगर हम इसको 6 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। एक चीज़ आप पहले नोट कीजिए, फैक्टोरियल को हम कहते हैं, जैसे आपको दिया है 5 का फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखते हैं 5 और इससे जो कम जितने भी नंबर हैं उनको हम इंटू कर देते हैं, 5 4 3 गुणा 2 गुणा 1।
तो फैक्टोरियल 5 का मान जो होता है वो इतना होता है। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब आप आगे देखिए, यहाँ से आप देखिए एक एक फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मान होगा 2 गुणा 1 प्लस 3 फैक्टोरियल का मान होगा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 4 फैक्टोरियल का मान होगा प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर मैं इन सबको डिवाइड करूँ 6 से, ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे आप देखिए 3 दूना 6, तो 6 से 6 कटेगा, यहाँ पे शेष कितना आएगा 0। यहाँ पे भी 3 दूना 6 है, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो सभी जो है 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो केवल कौन से बचेंगे, ये 2 बचेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, इसका मान है 1 प्लस इसका मान होगा 2 एकम 2 यानी 1 प्लस 2 यानी 3। तो 3 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 6 जीरो को 0 यानी 3 शेष इसमें बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 3 पदों के लिए कुल 7 विद्यार्थी हैं, पदों को कुल कितने प्रकार से भरा जा सकता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी है, 3, 1, 2 और 3। और जो टोटल अभ्यर्थी हैं वो कितने हैं, 7। अब आप ध्यान से देखना, 7 में से 7 के 7 अभ्यर्थी पहली पोस्ट के लिए यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 7 में से एक अभ्यर्थी ने यहाँ भर लिया है, उसके बाद कितने बचेंगे, 6। तो जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो कितने करेंगे, 6। फिर अब यहाँ से 2 जो हैं, 2 ने वैकेंसी यहाँ पे घेर ली है, यानी 2 ने पद यहाँ पे प्राप्त कर लिए। बचे कितने, 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 5। तो इन सबको अगर मैं इंटू करूँ तो 6 पंजे 7 पंजे सॉरी 7 छक्का 42 और 42 गुणा 5 बराबर कितना होगा, 5 दूना 10, 5 को 20 और 1 21। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 210। बाकी आप इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर हो तो व्यास का आंकिक मान क्या होगा? यह आपका है एक वृत्त, ठीक है, इसकी रेडियस मान लीजिए क्या है, आर है। अब ये कहता है वृत्त की परिधि, बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल। ये खुद ही कह रहा है कि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए पाई से पाई यहाँ पे कटेगा, आर यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। आर की वैल्यू कितनी आई है, 2 इकाई। अब इसने व्यास पूछा है, तो व्यास यानी डाईमीटर, डी बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या यानी आर। तो 2 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर 4 इकाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यदि आयत की लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को आधा किया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? जो पुराना जो आयत था, आयत की जो लंबाई, यहाँ पे लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इसकी क्या है, एल है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है, बी है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा एल इंटू बी। दूसरी बार ये क्या करता है, नया जो आयत है, नया आयत, इसकी लंबाई को 2 गुना यानी लेंथ पहले एल थी, 2 गुना यानी 2L और चौड़ाई को आधा यानी b/2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2L गुणा b/2 यानी 2 से 2 यहाँ पे कटेगा, कितना आएगा, L इंटू बी। तो इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया है, यहाँ पे भी एल बी था और यहाँ पे भी एल बी है, तो कितना परसेंट बढ़ा, 0%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? घन कुछ ऐसा होता है,
है ना। ये आपका है घन, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इसका जो पृष्ठ है, इसका जो सरफेस है, ये वाला सरफेस किसे कहते हैं? सरफेस आपका होता है ये वाला, जैसे ये ऊपर की ओर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और घन किससे मिलके बना होता है? वर्गों से, ठीक है। किससे मिलके बना होता है? वर्गों से। तो ये क्या है? एक वर्ग है, और यहाँ पे एक वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देखिए एक वर्ग दे रखा है और इसका जो परिमाप है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए वर्ग की भुजा ए है, यानी घन की जो एक भुजा है या किनारा है वो क्या है? ए सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से देखना, एक वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है, बराबर दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा यानी ए, भुजा क्या है? ए, बराबर 20। तो ए बराबर आपका होगा 20/4, 4 से कटेगा 5 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 5, यानी इसका एक किनारा कितने का है? 5 सेंटीमीटर का। अब आपको पता होगा घन की अगर भुजा दे रखी है तो इसका आयतन हम निकाल सकते हैं। तो घन का वॉल्यूम यानी आयतन, घन का वॉल्यूम बराबर होगा ए क्यूब, यानी 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप याद कीजिए, एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है, और यहाँ पे इसके दो एंगल हैं, ये वाला और ये वाला। ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है। तो ये क्या है? अंतःकोण, इनको बोलते हैं सम्मुख अंतःकोण। तो सम्मुख अंतःकोणों का योग, सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण, ठीक है। इसका मतलब इनका जो सम होता है वो बराबर होता है इस कोण के बराबर, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको दो कोण दे रखे हैं, यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। पहला कोण आपको दे रखा है, इनका रेशो दे रखा है 2:3, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2x और इसको मैं लिख सकता हूँ 3x, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है? 2x, और c की वैल्यू कितनी है? 3x। और ये क्या है? ये बाह्य कोण है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी अंतः सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो 2x प्लस 3x बराबर होगा 130 के, 3 और 2 5x बराबर 130, और x बराबर कितना होगा? 130/5 यानी 26। 5 दूना 10 और 5 छक्का 30। तो x की वैल्यू कितनी है? 26 डिग्री। अब इसने पूछा है कोण b का मान, तो कोण b कितना है? 2x, तो 2 गुणा x यानी 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 26 यानी 52 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी क्या होगी? एक सर्कल आपको दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। दूसरा आपको दिया गया है, दूसरा आपको दे रखा है इसकी जीवा, और जीवा की लंबाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और पूछा है जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी है, ठीक है। त्रिज्या अगर यहाँ पे है तो त्रिज्या मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, है ना। केंद्र से होकर वृत्त के किसी परिधि पर कहीं किसी भी पॉइंट पर
हम त्रिज्या को मिला सकते हैं। तो ये भी त्रिज्या होगी, है ना। अब आप ध्यान से देखना, जो ये त्रिज्या होती है ये जीवा के ठीक बीचों बीच से जीवा को दो भागों में, बराबर भागों में बांटती है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बनाती है। यानी जो वृत्त की त्रिज्या है वो जीवा पर समकोण बनाती है और साथ साथ में जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर इस पूरे की लेंथ 10 थी तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। दूसरा, त्रिज्या की लेंथ आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल को आप केवल देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला त्रिभुज आप देखिए, ठीक है, ये वाला कोण कितने का है, 90 डिग्री का। यानी आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये वाली भुजा आपकी है 13 सेंटीमीटर, एक समकोण त्रिभुज आपके पास है, ये आपका है 13 सेंटीमीटर, ये आपका है 5 सेंटीमीटर और इसको आपको निकालने के लिए बोला गया है। अगर आपको पाइथागोरस त्रिक याद है तो इसका आंसर आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए 12। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको बोलते हैं कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा है, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब आपका निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार आपका है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 5 पंजे 25। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, 169 ये 25 जाएगा इधर, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 25। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 169 25 यहाँ पे था, अगर इधर जाएगा तो माइनस का 25 बराबर में होगा लंब का स्क्वायर, तो यहाँ आपका बचेगा 144 बराबर लंब का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पे आएगा आपका, ये किसका स्क्वायर है 12 का, तो यहाँ आएगा 12, और इसका अगर मैं वर्गमूल करूं तो 2 बार था, तो एक बार लंब यहाँ पे बाहर आएगा। तो लंब की वैल्यू कितनी है 12, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है 12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0। तो टी क्यूब प्लस 1/t³ का मान निकालिए। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर अगर 0 है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बराबर 0, दोनों पक्षों में टी से भाग करने पर अगर मैं दोनों पक्षों में टी का भाग दे दूं तो यहाँ पे आपका आएगा टी स्क्वायर अपॉन में टी माइनस 4t बटे टी प्लस 1 बटे टी बराबर 0 बटे टी। ठीक है, यहाँ पे 2 टी थे, 1 टी से 1 टी यहाँ पे कटेगा, कितना बचेगा टी माइनस 1 टी से 1 टी कट गया, कितना बचा 4 प्लस में 1 बटे टी बराबर 7। 1 बटे टी बराबर 7। ठीक है, सॉरी बराबर यहाँ पे आएगा 0, टी से अगर मैं 0 में भाग दूं तो कितना आएगा 0। अब इस 4 को लेके जाइए उधर, तो टी यहाँ पे बचेगा प्लस 1/t बराबर में आपका होगा 4, यहाँ पे माइनस का था, उधर जाएगा तो प्लस का 4। तो यहाँ से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। t प्लस 1/t की वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू इसकी रखेंगे। यहाँ पे आप देखिए ए का मान कितना है t, तो यहाँ पे रखेंगे t प्लस 1/t का होल क्यूब प्लस में आपका होगा t का क्यूब
प्लस 1/t का क्यूब प्लस 3 इंटू टी इंटू 1/t, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है t और b की वैल्यू क्या है 1/t प्लस a प्लस बी यानी t प्लस 1/t, ठीक है। इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है 4 यानी 4 का क्यूब बराबर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस में यहाँ पे t से t कटेगा एक बार तो 3 एकम 3 गुणा इस पूरे की वैल्यू कितनी है t प्लस 1/t कितना है 4, तो यहाँ पे आएगा 4, तो 4 तियाँ 12, तो इसका क्यूब कितना होता है 4 चौको 16 चौको 64 बराबर t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस में 12। अब इस 12 को लेके जाएंगे वहाँ पे तो 64 माइनस 12 बराबर टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब, तो आपका आंसर आएगा 52। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये था इसका बेसिक तरीका। बाकी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है t प्लस 1/t बराबर आपको दिया था 4 और t क्यूब प्लस 1/t क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लिखेंगे a क्यूब माइनस 3a, ठीक है। a का मतलब है इस पूरे की वैल्यू कितनी है a बराबर क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे रखिए 4 का क्यूब यानी 64 माइनस 3 गुणा 4 बराबर होगा 52। तो ये इसकी ट्रिक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, प्ले मेथड यानी खेल विधि द्वारा। गणित अधिगम में आकलन के लिए नींव का कार्य निम्न में से कौन सा शैक्षिक सिद्धांत करता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। पाठ्य वस्तु का सिद्धांत मतलब जो बेसिक्स हैं पाठ्य वस्तु के, एक तो वो, दूसरा अधिगम व समानता का सिद्धांत, लर्निंग और इक्वलिटी का प्रिंसिपल, ये दोनों के दोनों गणित अधिगम में आकलन के लिए नींव रखते हैं। गणित अधिगम के आकलन का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इनमें से गणित अधिगम का आकलन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, पक्षता का सिद्धांत। तो इसमें आप पक्षतापूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को निष्पक्ष रूप से लेना होगा, ठीक है। या प्रत्येक टॉपिक को जो भी है उसको आपको निष्पक्षता से लेना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीक है, यानी खुद का जो आकलन जब हम करते हैं तो उसकी जो टेक्निक है वो क्या है, खुद के असेसमेंट करने की टेक्निक क्या है? तो इसमें इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों की तीनों जो है खुद के आकलन करने की तकनीकें हैं। निम्न में से गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता है। गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? पहला सटीक अभिव्यक्ति, दूसरा सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग। तो ये दोनों के दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज आप देखिए, 1/1 ऋण 1/2 बराबर क्या होगा? इसका मान होगा, इनका जो एलसीएम होगा 2 गुणा 1, और 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, यहाँ पे लिखिए इनका एलसीएम आएगा 2, 1 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूं कितना आएगा 2, तो 2 से यहाँ पे इंटू 2 एकम 2 ऋण 2, 2 से अगर 2 को डिवाइड करूं तो 1 और 1 एकम 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ऐसे ही इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2 ऋण 1/3, क्योंकि इसका मान क्या आएगा 2 गुणा 3, इनका एलसीएम आएगा, और 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 2 कट जाएगा, बचेगा 3, 3 से यहाँ पे इंटू 3 एकम 3, माइनस 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा 2, तो 2 से यहाँ पे इंटू 2 एकम 2, तो कितना बचेगा 1/2 गुणा 3।
कहने का मतलब ये है कि 1/1 गुणा 2 को हम लिख सकते हैं 1/1 ऋण 1/2, ठीक है। और 1/2 गुणा 3 को हम लिखेंगे 1/2 ऋण 1/3, और 1/3 गुणा 4 को हम लिखेंगे 1/3 ऋण 1/4। तो ऐसे ही हम इनको आगे लिखते चलेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में जो पहला है, इस श्रेणी का जो पहला पद है इसको हम लिखेंगे 1/1 ऋण 1/2, दूसरे पद को हम लिखेंगे 1/2 ऋण 1/3, तीसरे पद को हम लिखेंगे 1/3 ऋण 1/4, और चौथे पद को ऐसे ही हम लिखते चलेंगे। लास्ट में हम लिखेंगे 1/49 ऋण 1/50, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इसके साथ जो दूसरा पद था और इसके साथ जो पहला पद था वो एक दूसरे से कट गए। 1/2 में से 1/2 हो गया 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी, ऐसे करके ये 49 तक यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। आपके पास बचेगा 1/1 ऋण, लास्ट में आपका बचेगा 1/50। तो इनका एलसीएम आएगा 50। 1 से अगर मैं 50 को डिवाइड करूँ तो 50 बार कटेगा, यहाँ पे 50 से इंटू 50 एकम 50 ऋण 50 से अगर मैं 50 को डिवाइड करूँ तो कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो 1 से यहाँ पे इंटू 1 एकम 1, तो 49/50 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। वर्ष 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो 2020 है ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है यानी अधिवर्ष है या नॉर्मल वर्ष है, ठीक है। लीप वर्ष का मतलब है जिसमें फरवरी कितनी जाती है, 29 की जाती है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 366 दिन पूरे होते हैं। तो इसको पता करने का जो तरीका है, जो भी ईयर आपको दिया गया है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। अगर ये ईयर 4 से डिवाइड होता है इसका मतलब लीप वर्ष है, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब लीप वर्ष नहीं है। तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। इसका मतलब इसमें जो वर्ष होगा वो कितने दिन का होगा, 366 दिन का होगा, ठीक है। अगर मैं हफ्ते देखूं, 366 दिन में कितने हफ्ते होंगे, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 366 भागा 7, 7 पंजे 35, 1 6, 7 दूना 14, कितने दिन बच रहे हैं, 2। इसका मतलब 52 हफ्ते तो इसमें पूरे पूरे आएंगे और 2 दिन यहाँ पे बचेंगे। तो 52 रविवार तो यहाँ पे कन्फर्म है, आएंगे ही आएंगे। बाकी बच रहे हैं आपके 2 दिन, तो इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 1 2 3 और 3 6 और 1 7 दिन यहाँ पे टोटल हो गए हैं। तो 52 हफ्ते, तो 52 बार तो रविवार यहाँ पे आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे इसके बाद आपके बचे थे 2 दिन, ठीक है, कितने दिन शेष बचे थे, 2, यानी जो 52 के बाद जो 2 दिन बचेंगे वो कोई भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे जो हफ्ता है वो अगर संडे से शुरू होता है तो 2 दिन आपके होंगे संडे प्लस मंडे, तो एक बार संडे यहाँ पे आया है। दूसरी बार अगर मंडे से शुरू होता है तो मंडे प्लस ट्यूसडे, वो 2 दिन आपके क्या होंगे, मंडे प्लस ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे से शुरू होता है तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, 2 दिन आपके ये होंगे। अगर थर्सडे से होता है तो थर्सडे प्लस फ्राइडे। अगर फ्राइडे से होता है तो फ्राइडे प्लस सैटरडे, और सैटरडे से अगर होता है तो सैटरडे प्लस उसके बाद फिर से क्या आएगा, संडे। इसका मतलब टोटल कितनी बार आएगा संडे, एक बार यहाँ पे आया है संडे और एक बार संडे यहाँ पे आया है, और कितने दिनों में से, 7 दिनों में से। इसका मतलब इसकी जो प्रायिकता होगी, संडे कितनी बार आया, 2 बार यहाँ पे और यहाँ पे, और टोटल दिन कितने, 7, तो अपॉन में 7, तो संडे 53 बार रविवार होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 2/7। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, इसमें हम क्या करते हैं,
इसमें हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 4 9, तो यहाँ पे आपका आएगा 9/5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, इस 3 के बट्टे में क्या है, हमेशा 1 है, ठीक है। ये अब ऐसा है 3/1/9/5, तो सबसे नीचे वाली संख्या जाती है सबसे ऊपर और यहाँ वाली संख्या जाती है नीचे। तो ये 5 जाएगा 3 के साथ और ये 9 जाएगा 1 के साथ। तो अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 3 के साथ जाएगा 5, ये 5 जाएगा सबसे ऊपर, 3 गुणा 5 और नीचे आपका आएगा 1 गुणा 9, तो 1 गुणा 9 ये आपका यहाँ पे आएगा। 3 से कटेगा ये 3 बार और 3 दूना 6 और 5 11, यानी 11/3। तो इस पूरे की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 11/3। यहाँ पे वैल्यू आ गई है 11/3 और ऊपर आपका है 2, यानी इसको हम लिखेंगे 2/1/11/3। 3 जाएगा सबसे ऊपर और 11 आएगा नीचे, तो 2 गुणा 3/1 गुणा 11। तो यहाँ पे आपके पास बच गया है 2 गुणा 3/1 गुणा 11। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। 1 प्लस 2 गुणा 3 यानी 6 बटे आपका होगा 11 एकम 11। तो इसको आप अब सॉल्व करेंगे। 11 एकम 11 और 6 17, तो 17/11 और 11 जाएगा सबसे ऊपर। यहाँ पे आपका है 17/11। कलर में थोड़ा सा इसका चेंज करता हूँ। यहाँ पे आपका बचा है 17/11, ठीक है। 11 जाएगा सबसे ऊपर और 17 जाएगा नीचे, तो ऊपर आएगा 11, नीचे आएगा 17 और यहाँ पे क्या है प्लस में 1। तो ये आपका हो जाएगा एक सही, एक तो पूरा है, एक सही 11/17। ऑप्शन नंबर इसका होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसा लास्ट में आया था 1 प्लस 11/17, 17 एकम 17 और 11 कितना होगा 28/17। इसको अगर मैं मिश्रित भिन्न में लिखूं, मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूं, तो 17 से डिवाइड करेंगे 28 को, 17 एकम 17, यहाँ बचेगा 11, तो एक बार पूरी बार भाग गया, बचा कितना है 11 और भाग किससे दिया था 17 से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 45 और ए प्लस बी बराबर कितना है 18, इसको हम यहाँ से भी सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका स्क्वायर्स का सम कितना हो 45 और इनका सम कितना हो, सॉरी इनका जो इंटू है वो कितना हो, यहाँ पे इंटू है, ए बी बराबर कितना हो 18, इनका इंटू होना चाहिए 18 और इनके स्क्वायर्स का सम होना चाहिए 45। अगर मैं यहाँ पे 6 और यहाँ पे मैं रखूँ 3, तो 6 3 18 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 45। तो ये यहाँ पे एकदम करेक्ट बैठ रहे हैं। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 6 और बी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा 6, 6 एकम 6, तो 1 से यहाँ पे इंटू, तो 1 एकम 1 प्लस 3 दूना 6, तो 2 से यहाँ पे इंटू, 2 एकम 2, यानी 2 और 1 3/6, यानी 3 एकम 3 3/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको बेसिक से करना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है 45, इस पूरे की वैल्यू 45 प्लस 2 गुणा ए बी की वैल्यू कितनी है 18, तो 45 गुणा 36 बराबर कितना होगा 6 और 5 11, 4 3 7 और 1 8। तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना होगा 81। यहाँ से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, यहाँ बचेगा आपका 9 और a प्लस बी बराबर 9, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, a/b प्लस सॉरी 1/a प्लस 1/b, इनका एलसीएम आएगा ab। a से अगर मैं डिवाइड करूँ तो a से a कटेगा, कितना बचेगा ऊपर b, तो b एकम b प्लस b से अगर मैं b इसको काटूँ तो b से b कटेगा, कितना बचा है a, तो a से यहाँ पे इंटू, तो a एकम a, तो आपका बचा है a प्लस बी अपॉन में ए बी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है 9 और ए बी की वैल्यू कितनी है 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए साइनिंग आउट।